हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी विद नीलम। आज के वीडियो में हम बीएड व बीएसटीसी के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय के गद्य भाग की पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में हमारा प्रकरण रहेगा नीलकंठ की कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो प्रकरण है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके पश्चात आपके सामने इस पाठ योजना में एक तालिका दिखाई दे रही है, जिस तालिका में दो कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है उद्देश्य का और दूसरा कॉलम है व्यवहारगत परिवर्तन का। तो जो उद्देश्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत विद्यार्थियों में जो व्यवहार परिवर्तन आएगा वो होगा विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थियों में रसात्मक एवं रचनात्मक अनुभूति का विकास करना। तीसरा है भाषा के शिल्प एवं सौंदर्य का विकास करना। चौथा है मुहावरों का प्रयोग करना। इसके पश्चात विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्यों को हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थियों में जो व्यवहारगत परिवर्तन होंगे वो होंगे विद्यार्थी नीलकंठ कहानी को पढ़कर तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी नीलकंठ पाठ से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा जो विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है वो है अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य से विद्यार्थियों में जो परिवर्तन होगा वह होगा विद्यार्थी नीलकंठ कहानी को पढ़कर अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। वो मुहावरों का प्रयोग कर सकेंगे। इसके पश्चात जो तीसरा उद्देश्य आता है वो है ज्ञान प्रयोग। तो इसके अंतर्गत जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन विद्यार्थियों में होंगे वो होंगे विद्यार्थी नीलकंठ कहानी को पढ़कर सीखे हुए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकेंगे। अगला उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। इससे विद्यार्थियों में जो व्यवहार परिवर्तन होगा वो है विद्यार्थी नीलकंठ कहानी से संबंधित आंकड़ों को ठीक प्रकार से संग्रहित एवं वर्गीकृत कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण से संबंधित चित्र भी वो बना सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी नीलकंठ कहानी को पढ़कर शब्द सहित एवं उनके लेखकों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। अंतिम छठा उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो इससे जो विद्यार्थियों में व्यवहारगत परिवर्तन होगा वो होगा दोस्तों, यहाँ पर जो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है उसका मतलब होता है अभिवृत्ति से तात्पर्य यहाँ दृष्टिकोण से है। तो इस प्रकरण को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी नीलकंठ कहानी को पढ़कर अपने अंदर सकारात्मक धारणाओं का विकास कर सकेंगे। इसके पश्चात इस पाठ्य योजना के अगले सोपान में हम आ जाते हैं। उद्देश्यों के पश्चात इसमें सहायक सामग्री को मेंशन हमें करना होता है पाठ्य योजना में। तो कि कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग इसमें किया जाएगा पाठ पढ़ाने के दौरान, उसमें है झाड़न, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतिका तथा अन्य सहायक सामग्री यानी कि पुस्तक इत्यादि। उसके पश्चात जो अगला हमारा सोपान है वो है विद्यार्थी नीलकंठ कहानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो दोस्तों, इसके पश्चात जो हम अगले सोपान पे चलते हैं, हिंदी विषय के अगले सोपान पर। तो पिछले वीडियो में हमने एसएस विषय की पाठ योजना को बनाना सीखा था। तो इसमें जो तालिका है
और एसएस विषय की पाठ्य योजना में जो तालिका थी और इसमें जो तालिका है वो बिल्कुल ही सेम रहेगी। इसमें जो कॉलम्स की संख्या है वो भी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर आप इसमें देख रहे हो चित्र में, तो इसमें जो तालिका बनाई गई है उसमें 3 कॉलम्स लिए गए हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया या फिर छात्र अध्यापक क्रिया का, और तीसरा कॉलम है विद्यार्थी क्रिया का। तो दोस्तों ये जो तालिका है हमारी है प्रस्तावना प्रश्नों से संबंधित है। इसमें 5 प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा देश कौन सा है, आंसर उसका बच्चों ने दिया भारत। भारत देश में कौन कौन से धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत पर रहने वाले देवता का क्या नाम है, भगवान शिव। भगवान शिव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, नीलकंठ या फिर भोलेनाथ। नीलकंठ कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये जो अंतिम प्रश्न होगा प्रस्तावना प्रश्नों का वो समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि ये बहुत ही अधिक सरल प्रश्न होते हैं और ये बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं तथा इनमें तारतम्यता पाई जाती है। यहाँ पर तारतम्यता से तात्पर्य है कि पहले प्रश्न का जो आंसर होगा उसी आंसर से दूसरा प्रश्न शुरू होगा और दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा उसी आंसर से तीसरा प्रश्न शुरू होगा। इस तरह से सभी प्रश्नों के बीच में एक चेन देखी जाती है। तो इसके पश्चात हम चलते हैं इस पाठ्य योजना के अगले सोपान की ओर, जिसमें बच्चों को जिसमें उद्देश्य कथन हमारा आता है और बच्चों को संबोधित किया जाता है। तो जो छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक है वह बच्चों को संबोधित करेगा या करेगी कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीलकंठ कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा संबोधन कथन। इसके पश्चात इस सोपान में जो हमारा अगला सोपान है प्रस्तुतिकरण का जो सोपान है, इसमें आपके सामने एक तालिका दिखाई दे रही है। तो जो ये तालिका है इसमें 4 कॉलम्स है। पहला जो कॉलम है वो है अध्यापन बिंदु का या फिर शिक्षण बिंदु का। दूसरा कॉलम है अध्यापक क्रियाएं या फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं या फिर छात्रा क्रियाएं और अंतिम कॉलम है सामपट सारांश या फिर सहायक सामग्री। तो इसमें भी दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो तालिका है और इसमें जो कॉलम्स की संख्या है वह सेम एसएस की पाठ्य योजना के जैसी ही है। तो आगे चलते हैं इसमें फॉर्मेट में। तो इसके पश्चात जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा वह यहाँ पर शुरू होता है आदर्श वाचन से। तो इसमें जो आदर्श वाचन है उसमें जो छात्र अध्यापिका है वो गद्य भाग को पढ़ाएगी इसमें, और छात्र अध्यापिका उचित गति, लय तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो छात्र अध्यापिका वाला जो कॉलम है उसमें आपको ये लिखना है कि छात्र अध्यापिका उचित गति, लय तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगी। और जो तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाओं वाला कॉलम, उसमें आपको लिखना होगा कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और अंतिम कॉलम जो कि सामपट सारांश से संबंधित है, यहाँ पर प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री को लगाना होगा या फिर सामपट सारांश लगाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो शिक्षण बिंदु है वो हमारा शुरू हो गया है, प्रस्तुतिकरण शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जितना भी छात्र अध्यापिका को जितना भी कंटेंट यहाँ पर नीलकंठ की कहानी से संबंधित पढ़ाना है वो यहाँ पर पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो पूरा कंटेंट है उसके शुरुआत के कुछ शब्द और अंत के कुछ शब्द लिख सकते हो। इसके पश्चात जो तीसरा कॉलम है उसमें हम लिखेंगे सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे इस आदर्श वाचन करने के पश्चात जो हमारा अगला सोपान होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि जो छात्र अध्यापिका है उसने आदर्श वाचन कर दिया है उचित लय में, गति में। और इसके पश्चात जो छात्र अध्यापिका है वह अनुकरण वाचन के लिए कहेगी। तो यहाँ पर
जो छात्र अध्यापिका है वह छात्रों को उचित गति, लय और विराम चिन्हों के साथ अनुकरण वाचन करने के लिए निर्देश देगी तथा स्वयं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। तो यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है उसने जो भी कंटेंट वो पहले इससे पूर्व वाले सोपान में वो पढ़ा चुकी है, उस कंटेंट को अन्य विद्यार्थियों से उसी लय और गति में पढ़ने के लिए वो कहेंगी। तो यहाँ पर जो निर्दिष्ट छात्र हैं यानी कि जिनको पढ़ने के लिए कहा गया है, जिनको अनुकरण वाचन करने के लिए कहा गया है, तो वो विद्यार्थी अगले सोपान में अनुकरण वाचन करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने उचित गति, लय और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अनुकरण वाचन किया है। इसके पश्चात जो हमारा अगला सोपान है इस पाठ योजना में वो है अशुद्धि संशोधन। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो तालिका में जो कॉलम्स की संख्या है वह सेम रहेगी। प्रस्तावना प्रश्नों में कॉलम्स की संख्या 3 रहेगी और उसके पश्चात कॉलम्स की संख्या पूरी की पूरी पाठ योजना में 4 रहेगी। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं अनुकरण वाचन करने के पश्चात जो विद्यार्थी हैं उनसे छात्र अध्यापिका जो उन्होंने अशुद्ध शब्दों का उच्चारण किया है उनको जो छात्र अध्यापिका है वह उनको शुद्ध करके बताएगी। इसका मतलब है कि विद्यार्थियों ने अनुकरण वाचन करते समय कुछ शब्दों का उच्चारण अशुद्ध किया है, तो जिन शब्दों को छात्रों ने अशुद्ध बोला है उन शब्दों को जो छात्र अध्यापिका है वह शामपट पर शुद्ध करके समझाएंगी। तो तीसरे कॉलम में यहाँ पर फिर से वही आ जाता है हमारा कि विद्यार्थी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो उन्होंने जो भी अशुद्ध शब्द बोले हैं उनका यहाँ पर वो शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अशुद्धि संशोधन वाले सोपान में यहाँ पर एक तालिका छोटी सी बनाई गई है जो आपके सामने ये दिखाई दे रही है। तो इस तालिका में 2 कॉलम्स हैं, पहले कॉलम में अशुद्ध शब्द हैं और दूसरे कॉलम में शुद्ध शब्द हैं। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द हैं ये किसके द्वारा बोले गए हैं? विद्यार्थियों के द्वारा इनका अशुद्ध उच्चारण किया गया है। तो इन अशुद्ध शब्दों को जो छात्र अध्यापिका है वो शामपट पर लिखेगी और इनका शुद्ध उच्चारण करके छात्रों को बताएगी और जो छात्र हैं वो छात्र अध्यापिका के पीछे पीछे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो इसके पश्चात हम चलते हैं अगले सोपान में। काठिन्य निवारण है हमारा अगला सोपान। काठिन्य निवारण का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा शिक्षण बिंदु था इस पाठ्य योजना में जो भी विषय वस्तु छात्र अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाई है उसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं तो उनका निवारण यहाँ पर किया जाता है। काठिन्य निवारण यानी कि कठिन शब्दों का निवारण। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका वाले कॉलम में लिखना है कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी। विद्यार्थी क्रियाओं वाले कॉलम में आपको लिखना है छात्र या छात्राएं अपनी पाठ्य पुस्तकों में कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पर किस तरह से कठिन शब्दों का अर्थ एक तालिका के माध्यम से लिखना है वो आप यहाँ पर इसमें देखिए। तो यहाँ पर इस तालिका में शामपट पर छात्र अध्यापिका ने 3 कॉलम्स बनाए हैं। जो पहला कॉलम है हमारा वो है शब्दों का और दूसरा कॉलम है, पहला जो कॉलम है वो कठिन शब्द का है, दूसरा कॉलम है उसके अर्थ का है और तीसरा कॉलम है प्रविधि का। तो यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द है वो है पक्षी या फिर शावक। तो इसका जो शावक है उसका अर्थ यहाँ पर क्या है? पक्षियों के बच्चे। यहाँ पर प्रविधि में समास विग्रह प्रविधि का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो शब्द है वो है मूंजी। मूंजी का अर्थ यहाँ पर कंजूस है और इसमें प्रविधि का प्रयोग विलोम प्रविधि का प्रयोग किया गया है, यानी कि छात्र अध्यापिका ने मूंजी शब्द का विलोम शब्द बच्चों को बताया है। इसके पश्चात जो अगला शब्द है वो है नव आगंतुकों। इसका अर्थ होगा नए मेहमान और प्रविधि वाले कॉलम में इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप वाक्य में प्रयोग न करके इस शब्द का उपसर्ग भी बच्चों को बता सकते हो।
जैसे कि नव आगंतुक जो शब्द है इसमें नव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और आगंतुक जो शब्द है वह मूल शब्द है। इसके पश्चात अगला जो शब्द है वह है अभिमान, जिसका अर्थ है घमंड। अभिमान जो शब्द है उसमें अभि उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। अंतिम जो शब्द है वह है ग्रीवा और इसका अर्थ होता है गर्दन और इसका प्रयोग वाक्य में प्रयोग छात्र अध्यापिका ने बच्चों के सामने करके बताया है। तो इस तरह से जो अगला हमारा तीसरा वाला कॉलम है वो है छात्र छात्र क्रियाओं से संबंधित। तो छात्र अध्यापिका ने दूसरे कॉलम में कठिन शब्दों का अर्थ बताया है तथा उसकी प्रविधि बताई है और तीसरे कॉलम में जो छात्र छात्राएं क्रिया हैं उसमें जो विद्यार्थी है वो कठिन शब्दों का अर्थ अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हैं। अंतिम कॉलम में आप देख रहे हो कि इसमें इस पाठ्य योजना में कठिन शब्दों के अर्थ वाली जो टेबल है उसको शामपट सारांश में चिपकाया गया है। तो अब हम चलते हैं अगले सोपान की ओर, जिसका नाम है विस्तृत व्याख्या। तो दोस्तों जो छात्र अध्यापिका ने इसमें जो भी कंटेंट पढ़ाया है, जो विषय वस्तु इसमें नीलकंठ की कहानी की जो विषय वस्तु इसमें पढ़ाई है, इस सोपान में उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। यानी कि जो छात्र अध्यापिका है, जो टीचर है, वह अपने शब्दों में उस विषय वस्तु की नीलकंठ की कहानी की व्याख्या अपने शब्दों में करेगी और छात्र छात्रा वाले कॉलम में जो सभी छात्र हैं वह ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके पश्चात जो हमारा अगला सोपान है वह है बोध प्रश्नों से संबंधित। तो दोस्तों अभी आपने देखा है कि जो छात्र अध्यापिका है उसने विस्तृत व्याख्या विषय वस्तु की है। इसके पश्चात विद्यार्थियों को कितना समझ में आया है यह जानने के लिए जो छात्र अध्यापिका है वह उनसे बोध प्रश्न यहाँ पर पूछेगी। तो अगला हमारा सोपान हुआ बोध प्रश्नों का। इसमें अपनी विषय वस्तु से संबंधित बोध प्रश्नों को पूछा गया है। यहाँ पर बोध प्रश्न 5 बोध प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें जैसे पहला बोध प्रश्न है लेखिका की बिल्ली का क्या नाम था। विद्यार्थी उत्तर देते हैं चित्रा सांप ने किसे पकड़ लिया था। विद्यार्थी उत्तर देते हैं शिशु खरगोश को। तीसरा प्रश्न है लेखिका दुकानदार से क्या खरीद लाई, मोर का जोड़ा। चौथा प्रश्न है मोरनी का क्या नाम रखा गया, राधा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है चिड़ियाघर में और कौन कौन से जानवर थे। तो आंसर है कबूतर और खरगोश आदि। अंतिम प्रश्न है सांप को किसने परास्त किया था, मोर ने। तो इस प्रकार से इसमें बोध प्रश्नों में जो छात्र अध्यापिका है वह विषय वस्तु से संबंधित जो विषय वस्तु वो पढ़ा चुकी है उससे संबंधित प्रश्न वो छात्रों से पूछेंगी और छात्र उसका उत्तर देंगे। तो इन प्रश्नों को बोध प्रश्न कहा जाता है। अब हम अगले सोपान की बात करते हैं। अगला सोपान है सारांश कथन का। तो छात्र अध्यापिका ने जो कंटेंट पढ़ाया है, नीलकंठ की जो कहानी पढ़ाई है, उसका अंत में वो 2 या फिर 3 पंक्तियों में सारांश कथन कहती है। ये सारांश से संबंधित सोपान है और इसमें सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अंत में जो हमारा सोपान है इस पाठ्य योजना का वो है मौन वाचन। तो इसमें जो मौन वाचन है इसका मतलब आपको मौन का मतलब पता ही है, चुप रहना। यानी कि इस सोपान में जो छात्र अध्यापिका है वह सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। विद्यार्थी इसमें ध्यानपूर्वक मौन वाचन करेंगे और जो विषय वस्तु है उसका आत्मसात करेंगे। अगला जो सोपान है वह है पुनरावर्ती प्रश्नों से एवं मूल्यांकन प्रश्नों से संबंधित। तो ये सेम वैसे ही रहेंगे जैसे कि हमने एसएस की पाठ्य योजना में पढ़े थे। यानी कि इसमें जो 5-6 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे विषय वस्तु से लिए जाते हैं और इसमें जो प्रश्न है वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो वैकल्पिक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है वो खाली स्थान से संबंधित प्रश्न है। तीसरा है सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न है। चौथा है वो और जो चौथा और 5वां जो प्रश्न है वह अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। तो इस तरह से
5 प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। तो इसमें जो गृह कार्य दिया गया है वो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ कहानी को अपने शब्दों में लिखो। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी विषय के गद्य भाग की पाठ योजना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।